सर तो उस समय तो ऑनलाइन का जमाना था नहीं, तो रिजल्ट कैसे देखते थे? रिजल्ट आईआईटी में निकलता था, बिल्कुल बाकायदा प्रिंट आउट निकाल के, वो जो पुराना डॉट मैक्सिस पेंटर वाला हाँ, प्रिंट हाँ। आउट निकाल के दीवार पे चिपकाया जाता था। जैसे यहाँ पे बच्चे दूसरे साल से ही वो अपना प्रोफाइल बनाने लगता है, तो वो प्रोफाइल बनाने वाला चक्कर वहाँ पर नहीं है, तो बच्चे ज्यादा क्लासरूम में ज्यादा अटेंटिव रहते हैं। तो वहाँ के मतलब वहाँ पेपर वर्क नहीं होता है प्रोफेसर्स के लिए? हाँ। बहुत ही कम। तो जितने सिग्नेचर मैंने वहाँ किए होंगे 2006 जनवरी से 2015 मार्च तक, हाँ। उतना सिग्नेचर यहाँ आके मैंने 3 महीने में कर दिया। तो यहाँ हर एक चीज में मतलब ऑनलाइन है, फिर भी आप प्रिंट आउट निकालो, फिर भी आप साइन। जब मैं ईस्ट टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, आई वांट टू बाय अ सिंगल पार्टिकल आईसीपीएमएस, $150,000 उसका दाम है। 3 महीने के अंदर मेरे लैब में इंस्टॉल हो गया। अच्छा। वो जस्ट एक पैराग्राफ का जस्टिफिकेशन एक ईमेल करना पड़ा उसको। अच्छा। यहाँ तो उसके लिए अगर जैसे सिंगल पार्टिकल आईसीपीएमएस के लिए इतनी मोटी फाइल बनेगी और वो फाइल इतने ऑफिसेस में घूमेंगे। अच्छा। मैं खुद देखा ऑफिस सारे प्रोफेसर सेंड करते हैं। इतना सारा मोटा फाइल बनेगा, फाइल सब जगह घूमेगा, फिर उसके बाद बार बार घूमेगा, उसमें कुछ चेंज हो जाए तो फिर से अप्रूवल के लिए घूमेगा। तो कभी कभी कोई परचेस की फाइल 1-1.5 साल तक घूमते ही रहता है। तो फिर उसके बाद लगता है कि यार हम ये कर क्या रहे हैं हम, क्योंकि हमारा काम है रिसर्च करना। हाँ। हमारा काम सुबह से शाम तक पेपरबाजी नहीं करना है, नहीं तो फिर हम रिसर्च के लिए पढ़ेंगे कब? सर आपका जेई एक्सपीरियंस कैसा था जब आप स्टूडेंट थे तो? उन दिनों जेई वाज वेरी डिफरेंट, काफी डिफरेंट था जेई। जेई मेंस नहीं होता था, आपका सीधे जिसको जेई एडवांस बोलते हैं अभी, वही जेई होता था उस समय। अच्छा। और जैसे और एवरी फ्यू इयर्स ना पैटर्न भी थोड़ा चेंज होता रहता था। हम लोगों के टाइम में 93 में जब मैंने जेई लिखा था, 1993, तो उस समय एक पेपर होता था पहले, जिसको वो लोग बोलते थे स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा। तो वो 4 पेपर होते थे आपके 2 दिनों में। 2 दिन होता था जेई का एग्जाम। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, आफ्टरनून में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई एक पेपर हो गया, नेक्स्ट डे फिर सुबह बाकी जो 2 पेपर बच गया, अगर फिजिक्स पहले दिन हुआ तो नेक्स्ट डे आपका मैथ्स एंड केमिस्ट्री हो गया। जब उसकी ग्रेडिंग चालू होती थी तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट मल्टीपल चॉइस, जैसे आजकल सारे मल्टीपल चॉइस है, स्क्रीनिंग टेस्ट मोस्टली ऑलमोस्ट आई थिंक मल्टीपल चॉइस ही था। तो उस पे वो पहले ग्रेड होता था। अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट निकाल लिए तभी बाकी पेपर्स ग्रेड होते थे। ऑल्दो आपने चारों पेपर दिया है, बाकी 3 पेपर्स ग्रेड ही नहीं होते थे जिन्होंने स्क्रीनिंग नहीं निकाला है। तो अगर आपका फिर स्क्रीनिंग निकल गया तो बाकी पेपर ग्रेड होता था। और वो बाकी पेपर वो पेन और पेंसिल, वो पेन एंड पेपर वाला था। और जैसे मेरा तो S301 जो है यहाँ पे जो क्लासरूम है, वहीं पे मैंने जेई दिया था। अच्छा, यही क्योंकि मेरा खड़गपुर में ही जन्म हुआ है। तो उस सिलसिले में और उसमें अच्छाई ये थी कि पार्ट मार्किंग भी था। पार्शियल मार्किंग जिसको बोलते हैं। जैसे आपने कोई मैकेनिक्स का पता है, मैकेनिक्स के क्वेश्चंस यूजुअली टफ होते हैं। हाँ। लेकिन आपको पता है कि बेसिक 2-4 जो लॉज हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब से ही स्टार्ट करना है। तो उसका भी आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करके थोड़ा सा लिख दिया तो 1-2 नंबर उसमें भी आपको मिल सकता है। अच्छा। तो वो भी हम एक ये लेते थे कि भाई जो प्रॉब्लम हम नहीं भी कर पा रहे हैं, एटलीस्ट उसमें कुछ करो ताकि थोड़ा बहुत नंबर मिल जाए। एटलीस्ट बेसिक से स्टार्ट करो। सो जो प्रोफेसर्स इवैल्यूएट करते थे, जो ग्रेडिंग करते थे, जो चेक करते थे क्वेश्चन को, तो वो भी देखते थे कि उसका अप्रोच क्या है। अभी क्या है कि आपका एमसीक्यू है, आप भले प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको एक चूज करना है। अगर आपको आता है, बेसिक फंडा भी पता है, बट किसी कारण से आपका मिस्टेक हो गया इन बिटवीन, तो आपको 0 मिल जाता है। अच्छा। तो वो एक ड्रॉबैक है अभी के सिस्टम में। तो इसीलिए it is becoming more of a process of elimination rather than solving and coming up to the right answer. So वो काफी डिफरेंस है। उन दिनों स्टूडेंट्स कम था तो उस हिसाब से हो जाता था। अभी स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो कुछ ना कुछ समय के हिसाब से चेंज होता है। फिर से बात हो रही है कि शायद वापस हम उसी में चाहें। कुछ अब 23 IITs हैं। हाँ। तो 23 IITs मिल के शायद उस तरह का फिर से सिस्टम लाया जाए। वो हमेशा डिस्कशन होते रहती है। ऑफलाइन पेन एंड पेपर। अच्छा। हो सकता है फ्यूचर में 4-5 साल डाउन द लाइन कुछ ऐसा हो जाए। यही सही रहेगा। मतलब ऑनलाइन में हर एक चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है। मतलब ऑनलाइन में लोग करते हैं फिर सिली मिस्टेक्स वगैरह। हाँ। फिर आंसर मैच नहीं कर पाता है तो वो एक, मुझे लगता है कि वो एक बैड लक हो जाता है कुछ बच्चों के लिए। और कुछ बच्चे मान लो नहीं किया,
सारा सी भर दिया, खास करके अगर जो जिसमें कि निगेटिव मार्क नहीं है, हाँ। तो सब में सी भर दिया, उसका लक अच्छा रहा, तुक्का लग गया, हाँ। तो उसका निकल गया, बाकी का नहीं निकला। तो ये सब चीजें भी उसमें थोड़ी सी चेक हो जाती है। नेगेटिव मार्क तो सब में रहता ही है। नेगेटिव मार्क हाँ, अब तो सब में इसीलिए है, तो तो नेगेटिव मार्क वैसे कब से आया था? नेगेटिव मार्क मुझे याद नहीं, हमारे टाइम में नेगेटिव अच्छा। मार्किंग का नहीं था। इन हाँ। बिटवीन शायद 2004 जब से ये ऑनलाइन गया है, तब से हम्म। नेगेटिव मार्क मैंने, जब से वो शायद ओएमआर वाला स्टार्ट हुआ होगा, हम्म। तब से 2000 आई थिंक कब स्टार्ट हुआ है, 7-8 के हम्म। आसपास। तो अच्छा। हाँ, तब से हो सकता है वो। सर तो उस समय तो ऑनलाइन का जमाना था नहीं, तो रिजल्ट कैसे देखते थे? रिजल्ट आईआईटी में निकलता था, जहाँ पर की जो मेन बिल्डिंग है, जैसे आईआईटी हाँ। खड़गपुर की जो मेन बिल्डिंग है, हाँ। जैसे आप एंटर करते हो, आप लेफ्ट लेते हो, स्टेयर्स है डायरेक्टर ऑफिस जाने के हाँ। लिए, हाँ। उसी जगह पे दीवार पे रिजल्ट्स निकलते थे। दीवार अच्छा। पे बिल्कुल आपका सभी के नाम और रैंक, जो ईस्टर्न जोन वाले हैं, हाँ। जो खड़गपुर जोन वाले हैं, उसका सबका यहाँ हर एक, ऐसे ही आईआईटी कानपुर में आईआईटी कानपुर वालों का, दिल्ली में दिल्ली वालों का, इस तरह से रिजल्ट्स बिल्कुल बाकायदा प्रिंट आउट निकाल के, वो जो पुराना डॉट मैक्स पेंटर वाला हाँ। प्रिंट हाँ। आउट निकाल के दीवार पे चिपकाया जाता था। तो उसी में जाके आप देखते थे कि आपका रिजल्ट मैंने हुआ या नहीं हुआ। इतना बच्चों का कैसे साटा जाता था? बच्चे तो कम थे ना, कम थे हमारे ना। बैच में तो सब मिला के 340 के आसपास बच्चे थे। 340 जेई एडवांस दिए ईस्टर्न में? जी, 340 जो जेई एडवांस तो नाम नहीं था उस समय, जेई जेई था, था, जेई हाँ। था। तो 340 बच्चे जेई में क्लियर किए थे खड़गपुर जोन से। अच्छा। बस, तो 340 का नाम दीवार में लगा दिया। ओ मतलब जो जैसे रेलवे हाँ। का रेलवे का जो रिजर्वेशन वाला चार्ट लगता हाँ। है हाँ। ना, तो बिल्कुल उसी तरह का चार्ट लगा हुआ लगा अच्छा। देते थे। तो मतलब जो क्लियर करते थे बस उन्हीं का छपेगा, हाँ, बाकी जिनका जो क्लियर नहीं किया उनका नहीं छपता। ओ, तो जो आपका नाम नहीं है वहाँ पे, और वो रोल नंबर के हिसाब से छपता था। अच्छा। तो आपका रोल नंबर सामने, या सॉरी, रैंकिंग के हिसाब से छपता था। तो उसमें आप देखते जाइए, तो आपका है। अगर अगर नहीं है आपका नाम, तो इसका मतलब कि आपका नहीं हुआ है। उसके बाद फिर आपने आईआईटी में एंजॉय कैसे किया नेहरू हॉल में जब आपका? तो आईआईटी में फिर हम लोग आए, फर्स्ट ईयर में तो वीएस हॉल था सब बच्चों का। अच्छा। उसको कि उस साल, उसके 1-2 साल पहले से ही सब बच्चों का फर्स्ट ईयर वीएस हॉल में था, फिर सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स नेहरू हॉल में था। तो उन दिनों में एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर जैसे आजकल हम लोग कंपेयर करते हैं उन दिनों का और आज का, एक चीज जो काफी डिफरेंट है ना, वो दिनों ये कंप्यूटर और मोबाइल, लैपटॉप, ये सब नहीं होने के कारण हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था रादर देन कि एक दूसरे को परेशान करने का। तो वही एक तरह से हाँ, फन भी बोल सकते, तो उसी दोस्ती काफी जैसे आज वही। भी हमारे जो बैचमेट हैं, अभी रिसेंटली मैं ह्यूस्टन गया था, अपने 1-2 पुराने बैचमेट से मिला, जिनको कि मैं 97 के बाद कभी मिला ही नहीं था। लेकिन ऐसे बात स्टार्ट बात ऐसे होती जैसे बस कल ही मिले थे हम लोग। हाँ। तो वो एक जो जॉइंट जो बॉन्डिंग, आजकल बच्चे ज्यादा हो गए तो बॉन्डिंग भी थोड़ी कम हो गई। और दूसरा, समाज भी वैसे ही हो गया, समाज में भी उस तरह की बॉन्डिंग। पहले रेलवे स्टेशन में भी अगर यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हैं, तो एसी 2 टायर या एसी 3 टायर में आपके सामने जो बैठा है, दिल्ली उतरते उसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी हो जाती थी, आप उनके फैमिली के बारे में जान जाते थे, इवन समटाइम्स तो एड्रेस भी एक्सचेंज हो जाता था, दोस्ती भी बन जाती थी। अच्छा। अभी तो सब कान में लगा के बैठा वही रहता है, वही कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता। अब किसी से बात करो तो सामने वाला थोड़ा ऑकवर्ड भी फील करता है, जो कि हाँ, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। तो वही। सोसाइटी वैसा है, तो बच्चे भी वैसे ही हैं हमारे बच्चे कैंपस में। तो मैं बोलूँगा कि सो कॉल्ड जो हमारा हॉल कल्चर है, वो भी थोड़ा-सा कम हुआ है। मैंने जो अपने वार्डन एक्सपीरियंस से भी देखा लेटर ऑन रिसेंट ईयर्स में। और जो बच्चों में आपस में जो है, जैसे अगर हमारे हॉल में कोई सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा है, प्रोफेसर ढैंग हो गए, प्रोफेसर एस के भट्टाचार्य, इन लोगों ने पढ़ाया था हमें, प्रोफेसर के एस रेड्डी ने भी पढ़ाया, तो प्रोफेसर देसाई ने भी पढ़ाया। तो उन दिनों अगर क्लास में कोई, मैं नेहरू हॉल का हूँ, कोई दूसरा नेहरू हॉल का बच्चा नहीं आया क्लास में, तो प्रोफेसर को यह था कि इसको जरूर पता होगा कि वो क्यों नहीं आया। हाँ। और वो पूछते थे तो हम बता देते भी थे कि भाई क्या कारण है, उसकी तबीयत खराब है क्या। आजकल बच्चों को पता भी नहीं होता, इवन विंग में भी कभी कोई पता नहीं होता कि विंग के दूसरे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो वो काफ़ी डिफरेंट हो गई आज के माहौल में। तो वी हैड मैंने उस हमारे टाइम में वही था, जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे को थोड़ा परेशान करो, किसी के घर से कुछ खाना आया है तो तुरंत खत्म करो। तो यही सब चीजें होती थी। तो तो सर आप यहाँ से गए, फिर पोस्ट डॉक किए आप, तो वहाँ पे कैसा? यहाँ से मैं गया, मेरी कैंपस प्लेसमेंट थी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL में। तो वहाँ मैंने 4 साल काम किया। 4 साल में मोस्टली 2.5 ईयर्स में दिल्ली में था, भिकाजी कामा प्लेस में। उसके बाद 1 साल में बॉम्बे OED में था, ऑफशोर इंजीनियरिंग डिवीजन में।
इन बिटवीन 6 महीने में मैं जामनगर में था कुछ दिन और कुछ दिन मैंगलोर में था। तो ये अच्छा। सारा मेरा एक्सपीरियंस था उसमें। फिर 97 में यहाँ से पास आउट हुआ। 2001 में मैं गया यूएस अच्छा। पीएचडी करने के लिए। मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी, मेरी फॉर्मल मास्टर्स डिग्री नहीं है, तो मास्टर्स के कोर्स वर्क मैंने कंप्लीट किए, बट आई कन्वर्टेड दैट टू पीएचडी। और पीएचडी मेरे 2005 के दिसंबर में, तो अच्छा। 4.5 ईयर्स में मेरी मास्टर्स प्लस पीएचडी की रिक्वायरमेंट मैंने कंप्लीट करके, और फिर उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक किया। पोस्ट डॉक वही यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के लिए मैंने करीब टोटल 2.5 ईयर्स मैंने काम किया था वहाँ। अच्छा। तो वो 2.5 ईयर्स में आपको 1 साल एज ए पोस्ट डॉक था, फिर 1.5 ईयर एक दूसरा उन्होंने कोऑर्डिनेटर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम, विच इज काइंड ऑफ मच पोस्ट डॉक प्लस बोल सकते हो आप। आई वाज लुकिंग आफ्टर रिसर्च प्रोग्राम्स फॉर द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा इन द वेस्ट मैनेजमेंट एरिया, बट ऑफिस वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, वहीं पे ऑफिस थी उसकी। तो वहाँ पे किया, उसके बाद फिर मैं न्यूजीलैंड चला गया था। न्यूजीलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड आई वाज सीनियर लेक्चरर फॉर स्लाइटली मोर देन 1 ईयर। Then I came back to Tennessee. I was assistant professor there for some almost 3 years. Then I was in Guelph, University of Guelph in Canada. वहाँ पे भी मैं more than 3 years वहाँ था। फिर 2015 में हम वापस अच्छा खड़गपुर आ गए। तो वापस यहाँ क्यों आ गए? वहाँ एंजॉय नहीं, मतलब मजा आता नहीं? तो हर जगह का पॉजिटिव निगेटिव होता है। हाँ। तो वहाँ पे डेफिनेटली ऑल सेट थे, घर भी खरीद लिया था। वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा कहाँ पे? स्मूथ थी, कनाडा में। अच्छा। कनाडा में वी हैड ए हाउस एंड सब कुछ वेल सेटल्ड था। बट वन फाइन डे मेनली देखो, दो चीज़ों से लोग मैंने एक जो मेजर चीज़ लोग जो आते हैं, खास करके हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे लिए पेरेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक मेजर कारण वो डेफिनेटली वो था कि भाई पेरेंट्स का एज हो रहा है, ये हो रहा है, और वहाँ से बार बार आना जाना ये करना वॉज ऑफ ए प्रॉब्लम। दूसरा जो मेरा फील्ड है वेस्ट मैनेजमेंट में, उसका इंडिया में काफ़ी काम है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और काफ़ी काम है और होना भी चाहिए काम। तो इसीलिए वो सबको ध्यान में रख के मुझे लगा कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। और खड़गपुर मेरा, जैसे बताया कि मेरा बर्थ प्लेस है, मैं यहीं पे बोर्न हुआ हूँ, तो वी डिसाइडेड टू कम बैक टू खड़गपुर। देयर वर सम ऑप्शंस अर्लियर जो कि थे, लेकिन तो उस समय बात नहीं बन पाई। इनफैक्ट सम ऑफर्स भी थे इंडिया से, लेकिन उस समय होता है जिस समय जिसको जहाँ का दाना पानी लिखा होता है उस हिसाब से होती है। सो 2015 के मार्च में हम लोग वापस आए। अच्छा, तो वहाँ आप पढ़ाते थे और अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो दोनों जगह क्या डिफरेंस है, क्लासरूम में, स्टूडेंट्स में, पढ़ाने के तरीके में? मैं एक चीज ये बोलूँगा कि वहाँ पर यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पे भी एक पोस्ट कोविड और प्री कोविड दोनों का अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। अच्छा। तो बच्चे, अगर आप जेई एडवांस से जो बच्चे आए हुए हैं, तो डेफिनेटली दे आर शार्प, अब डेफिनेटली उसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन बहुत बच्चे जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि बच्चा आया तो है सिविल इंजीनियरिंग के क्लासरूम में, लेकिन उसको सिविल के कोर्सेज में इंटरेस्ट नहीं है। वो चीज वहाँ नहीं है। अच्छा। वहाँ पे जो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग के क्लास में बैठा है, उसको सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में ही इंटरेस्ट है। तो रिलेटिवली क्लास साइजेस वर स्मॉलर, क्लास साइजेस छोटे थे, 1-to-1 इंटरेक्शन थोड़ा बेटर। मैं जिस कॉलेज में था वहाँ पे एक्चुअली सिविल का बीटेक था ही नहीं। वहाँ इन्वायरमेंटल, लास्ट वाले जो कनाडा वाली बात कर रहा हूँ, उसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ही बीटेक, एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम है। तो उनका बीई बोलते हैं, बी मैंने बैचलर्स, बीएस इन, एंड देन उनका एमई एंड एमएस, एंड देन पीएचडी प्रोग्राम इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो वहाँ जो बच्चे क्लासरूम में होते थे, उनको वही पढ़ना है। अच्छा। तो उनको अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना है, उसीलिए उस क्लासरूम में है। तो वहाँ पे वो, जैसे यहाँ पे बच्चे दूसरे साल से ही वो अपना प्रोफाइल बनाने लगता है, तो वो प्रोफाइल बनाने वाला चक्कर वहाँ पर नहीं है। तो बच्चे ज़्यादा क्लासरूम में ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं। यहाँ पे 10-15% बच्चे आपको सामने बैठेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। वो भी पोस्ट कोविड में देख रहा हूँ कि वो धीरे धीरे और कम हो गया है। अच्छा। प्री कोविड थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्शन था क्लास में, और तो वो एक मेजर डिफरेंस है। बाकी वहाँ पे जैसे डेडलाइंस वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, डेडलाइंस एक्सटेंशन वगैरह नहीं होता है ज़्यादा। यहाँ पे बच्चे आके थोड़ा सा, सर ये है वो है करके, तो वी आर अ बिट मोर लीनियंट। आई वुड से प्रोफेसर्स एक्चुअली आर मोर लीनियंट इन आईआईटी सिस्टम राइट नाउ एज कम्पेयर टू प्रोफेसर्स इन यूएस और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज। मेरा यूएस कनाडा का ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है एकेडमिक का। तो और
कुछ कुछ चीजें वहाँ काफी स्ट्रिक्ट हैं। प्लेजियरिज्म वाली चीज अगर आप जैसे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, आपको सीधे 0 मिलेगा, कोई सवाल ही नहीं है। कॉपी करने का वो सब में स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज्यादा है। कितना परसेंट प्लेगरिज्म? माने अगर आपने किसी आपके दोस्त का होमवर्क आपने जस्ट कॉपी मार के दे दिया तो आपको सीधे आपके होमवर्क में 0 मिलेगा। आपको वो पता, वो दोनों को बुला के पता चल जाएगा किसका है। तो और उसके ऊपर पेनल्टी भी है, इफ यू डू इट मल्टीपल टाइम्स सो देयर इज अ पेनल्टी, और होना भी चाहिए। दोस थिंग्स शुड बी देयर। तो वो सारा कुछ जो प्रोफेशनल बच्चों से एक प्रोफेशनल, इट्स ए प्रोफेशनल डिग्री, सी बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इज ए प्रोफेशनल डिग्री। सो प्रोफेशनल डिग्री से एक प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट से। वो चीज धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि चली जा रही है। अब जैसे आप इवन बीटीपी एमटीपी का प्रेजेंटेशन है, बच्चे को 8 बजे बुलाया या 9 बजे बुलाया है, वो आराम से 9:30 पौने 10 बजे आ रहा है। तो वो वहाँ पे वो नहीं चलेगा। तो वहाँ पे फिर उस दिन 0 ही मिलेगा उसको। वो 0 मिलेगा, फिर बैक हो जाएगा। नहीं, वो गया मतलब गया आपको उस कोर्स में 0, क्योंकि यू डिड नॉट कम ऑन टाइम unless you have emailed to the professor beforehand and got his or her approval for that, then it's a different thing. Otherwise you have to come on time, you have to do things on time. तो वो सारे चीजों में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस वहाँ ज्यादा है। सर, आपने बोला कि सिविल अगर मिला तो सिविल का ही पड़ता है, तो वहाँ जेईई एडवांस जैसा एग्जाम नहीं होता है ना? क्योंकि जेईई एडवांस जो रैंक आया आईआईटी डिसाइड करेगी ना, इस रैंक के अनुसार क्या मिलेगा। तो वहाँ ऐसा नहीं है ना? वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं है। बच्चों में ये भी है कि वो सिविल, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में उसने सोचा था कि उसको सिविल पढ़ना है, लेटर ऑन उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया, वो इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहता है या स्टैटिस्टिक्स करना चाहता है, जो भी करना चाहता है उसको थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। 4 साल की जगह वो 4.5 साल 5 साल में ग्रेजुएट होगा। और सोसाइटी में भी ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। यहाँ पे अगर 4 से 4.5 साल हो जाए तो पड़ोसी ज्यादा चिंतित हो जाएंगे कि भाई इसका बेटा को क्या हुआ, फेल किया है क्या? तो है नहीं। तो वहाँ वो सब चीजें नहीं है। ये एक्सपेक्टेड कि भाई आदमी 1-1.5 साल पढ़ने के बाद पता चलता है कि सच में उसको क्या करना है लाइफ में। बीटेक आप जब जेई दे के आ जाते हैं, भेड़ चाल में सब लोग जेई दे रहा है तो हम भी जेई देंगे, एक स्टेटस सिंबल भी है, जेई दिख दिया हमने घुस गए, हमें उनको इंजीनियरिंग करना ही नहीं है। तो लेकिन हम इंजीनियरिंग में घुस गए, पेरेंट्स का प्रेशर है करना ही इंजीनियरिंग। तो एक है कि हमारा डेवलपिंग कंट्रीज है, अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह में पेरेंट्स को लगता है इंजीनियर बन जाएगा तो कुछ जॉब लग जाएगी ठीक ठाक। तो वहाँ पर इस तरह की सोसाइटी में वैसा कुछ नहीं है। ऑल्दो जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो अभी भी इंडियन जैसा सोचते हैं वहाँ पर भी, बट इन जनरल तो ये है कि भाई ठीक है, जो अगर उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक कर रहा है, जिसको इंटरेस्ट है वो कर रहा है। एंड दे हैव द option of kind of moving around. It may take extra time for them, that's okay, they don't care about the extra time. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ। वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे सिस्टम में अभी तक नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज में तो बहुत कम है। मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कम। अगर आप अमेरिका की पॉपुलेशन हमसे कितना 1/3 होगी, 1/3 या 1/4 जो भी है, और अमेरिका के पास यूनिवर्सिटीज हमसे मतलब एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स ज्यादा यूनिवर्सिटीज होंगे वहाँ पे। तो इसीलिए एंट्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। एंट्रेंस वहाँ पे एसएटी एग्जाम होता है। अच्छा, एसएटी एक एग्जाम होता है, बाकी वहाँ पे उसके हिसाब से एडमिशन होता है। उस एग्जाम में क्या पूछते हैं? वो तो जनरल एप्टीट्यूड है। अच्छा। जैसे जीआरई होती है उसी तरह की एसएटी होती है, मैथ और इंग्लिश का एग्जाम होता है। फिर लोगों का एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह ये सब के हिसाब से एडमिशन्स के ऑफिसर्स उसको एडमिशन ये देते हैं। वहाँ का भी एडमिशन कोई फुल प्रूफ नहीं है, थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि एडमिशन जो काउंसलर बैठा है जो कि सारे फाइल्स देख रहा है, सुबह उसका मूड अच्छा है, तुम्हारा कुछ एक्से पढ़ के उसको कुछ कनेक्ट हो गया अपने लाइफ एक्सपीरियंस से तो तुम इन हो गए। अगर नहीं कनेक्ट हुआ, काफी अच्छा पैकेज है, तो आउट हो गए। तो वही देखते भी होंगे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में आता है कि बच्चा का इतना अच्छा प्रोफाइल है लेकिन नहीं मिला हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, तो लेकिन दूसरे को मिल गया। तो इस तरह से भी होता है, बट इट्स नॉट ए फुल प्रूफ सिस्टम एवरीवेयर। बट यस, देयर आर लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन दोस सिस्टम एज अपोज्ड टू आवर सिस्टम। तो वहाँ के मतलब वहाँ पेपर वर्क नहीं होता है क्या? जैसे यहाँ आप ऑफिस में देख रहे हैं, अब इतना पेपर वर्क होता है, साइन वाइन करना पड़ता है, तो वहाँ पे प्रोफेसर्स के लिए बहुत ही कम। मैं 8 साल 2008 मई से मैं एज ए एकेडमिक चालू किया, 2015 मार्च में यहाँ आया, तो ऑलमोस्ट 7 इयर्स आई हैव वर्कड। उसके पहले भी मैं पोस्ट डॉक था 2006 जनवरी से ही, तो वो भी ऑलमोस्ट सेमी एकेडमिक, वो भी जॉब टाइप का ही है। तो जितने सिग्नेचर मैंने वहाँ किए होंगे 2006 जनवरी से 2015 मार्च तक, उतना सिग्नेचर यहाँ आके मैंने 3 महीने में कर दिया। तो यहाँ हर एक चीज में मतलब ऑनलाइन है, फिर भी आप प्रिंट आउट निकालो, फिर भी आप साइन करो। तो सिस्टम में ना एक ट्रस्ट का थोड़ा सा अभाव है यहाँ पे, जो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि हर लोग चोर है। मतलब वो एक चीजें
और जो चोर सच में चोरी कर रहा है उसके पेपर वर्क हमेशा परफेक्ट होता है। तो उस वो और ऐसा नहीं है कि अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो उस पे कोई बहुत वहाँ पे अगर कोई पकड़ा जाए, अगर कुछ इलीगल एक्टिविटीज करते हुए आप पकड़ा गए, आपने गलती से कोई गलती कर दी, मतलब आपको पता नहीं था, आपको चीजें नहीं पता था और आपसे कुछ मिस्टेक हो गया, तो ठीक है, उसके लिए they will take care of that, maybe first time warning and other stuff. बट अगर आपको जैसे पता कंफर्म हो जाए कि ये जानबूझ के ये इलीगल चीज किया गया, तो नौकरी चली जाएगी वहाँ नौकरी तुरंत चली जाएगी, उनको बोल दिया जाएगा आप रिजाइन करके चले जाइए, नहीं तो हम रेस्टिकेट कर देंगे आपको, एंड देन रेस्टिकेट कर देंगे तो दूसरी यूनिवर्सिटीज में नौकरी भी नहीं लगेगी, उसीलिए बोल देते हैं रिजाइन करके चले जाइए आप, ताकि आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में एटलीस्ट अप्लाई कर पाएंगे। हमारे यहाँ क्या है कि वो कुछ एक्शन नहीं होता, वो कमेटी बैठेगा, उसमें कुछ होगा, एक दो उसका इंक्रीमेंट कम कर देंगे या ये कर देंगे, या कुछ हार्ड एक्शन नहीं होता। तो उस एक्शन नहीं होने के कारण सिस्टम ऐसा बन जाता है कि उस एंगल से देखा जाता है कि हर एक आदमी यहाँ कुछ गड़बड़ करने के लिए बैठा हुआ है, तो उस चक्कर में बहुत ज्यादा पेपरबाजी हो जाती है, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी हो जाती है। चीजें धीरे थोड़ा बहुत सुधरा है, बट स्टिल कभी भी बहुत ज्यादा पेपरबाजी है। मतलब इंडिया में लोग ही ऐसे हैं, उसके कारण पेपरबाजी हो रही है। आई थिंक इट इज द ब्रिटिश का जो लेगेसी है वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ब्रिटिश का लेगेसी जो है ना, कि ब्रिटिश तो अपने हिसाब से वो, उनको कॉमन इंडियंस पे भरोसा नहीं रहा होगा, तो उसी का वो चल रहा है। बट कभी कभी लगता है कि पेपरबाजी थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है कभी कभी, तो वो सारी चीजें खास करके परचेस वगैरह करना। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ईस्ट टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में, आई वांट टू बाय अ सिंगल पार्टिकल ICP-MS, $150,000 उसका दाम है। 3 महीने के अंदर मेरे लैब में इंस्टॉल हो गया। अच्छा। और उसमें भी हमने L1 नहीं लिया, हमने L2 लिया, क्योंकि L2 वाज व्हाट आई वाज नीडिंग इट। सो हमको जस्ट एक पैराग्राफ का जस्टिफिकेशन, एक ईमेल करना पड़ा उसको, बस। वो सारा काम जो परचेज ऑफिस है वो करता है, प्रोफेसर्स को कुछ आपको करने का, आप अपना टेक्निकल स्पेक दे दीजिए क्या आपको चाहिए, परचेज ऑफिस डज होल द वर्क। वो आपसे इनपुट लेता है ऑब्वियसली, जब आपकी इनपुट की जरूरत होती है। फाइनली एक डॉक्यूमेंट बनता है, एक पेपर निकल के आता है, उसमें सब लोग साइन कर देते हैं। अच्छा। यहाँ तो उसके लिए अगर जैसे सिंगल पार्टिकल ICP-MS के लिए इतनी मोटी फाइल बनेगी और फाइल इतने ऑफिसेस में घूमेंगे। अच्छा। मैं खुद देखा, ऑफिस सारे प्रोफेसर साइन करते हैं। इतना सारा मोटा फाइल बनेगा, फाइल सब जगह घूमेगा, फिर उसके बाद बार बार घूमेगा, उसमें कुछ चेंज हो जाए तो फिर से अप्रूवल के लिए घूमेगा। तो कभी कभी कोई परचेस की फाइल 1-1.5 साल तक घूमते ही रहता है। तो फिर उसके बाद लगता है कि यार हम ये कर क्या रहे हैं हम, क्योंकि हमारा काम है रिसर्च करना। हमारा काम सुबह से शाम तक पेपरबाजी नहीं करना है, नहीं तो फिर हम रिसर्च के लिए पढ़ेंगे कब। हम लोगों को अपना रिसर्च आर्टिकल्स, जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना, अपने आप को अपडेट रखना, वो सब जरूरी है। अगर हम अपने आप को अपडेट ही नहीं रखेंगे तो हम क्लास में अच्छा पढ़ाएंगे कैसे। क्लास में अच्छा, खास करके आज की दुनिया में अगर आपको सच में अच्छा पढ़ाना है क्लास में, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। अदर देन सम बेसिक कोर्सेज, बेसिक आपका मैकेनिक्स और वो सब का ठीक है, उसमें भी कुछ अपडेशन चल रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं कि अपडेट नहीं हो रहा है। बट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, या जैसे हमारा वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो गई, या तो उसमें नए इतने चीजें हो रहे हैं। एवरी few months lot of things are happening. So unless I keep myself updated, I will not be a very good I'll still be teaching something which is stale, माने वो पुराना हो गया, बासी हो गया। तो लोग आज के साथ मोबाइल फोन सबके पास है, वो गूगल सर्च सब कुछ कर सकता है, तो प्रोफेसर गूगल उसको सब बता देगा। तो लेकिन हमको डिस्कशन करना है ना क्लास में। आई हैव टू डिस्कस, आई हैव टू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। गिविंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रेडली अवेलेबल ऑन ए मोबाइल फोन, ऑन ए लैपटॉप। एज इन द क्लासरूम वी शुड मोर ट्राई टू हैव सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। कोई भी एक टॉपिक में भाई हमारा, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, व्हाट इज माय व्यू पॉइंट, एंड टेक द ट्राई टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स ऑन दैट। तो उसके लिए unless I know the current what are going on in my domain, I cannot do that. तो आगे if I really want to know what is going on in my domain, I have to find time for it. अगर हम यही सब करते रहेंगे पेपर वगैरह का काम, जो कि तो फिर हमारे लिए टाइम सबके पास 24 घंटे है। पढ़ाना भी है आपको रिसर्च भी करना है, PhD स्टूडेंट्स हैं, मास्टर स्टूडेंट है, उसके साथ साथ जैसे आप कहीं के हेड बन जाते हैं, फिर कहीं का किसी ऑफिस के इंचार्ज बन जाते हैं, या फिर आप कल्चरल फेस्टिवल भी कराते हैं, या फिर आपको वार्डन भी बन गए हैं। तो आप शाहरुख खान तो नहीं है ना, मतलब यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। सो शाहरुख खान भी एक्टिंग कर रहा है, ही आल्सो कैन नॉट डू एवरीथिंग, एक ही चीज। तो
he can put different act, but Hmm. we have to really do it to do well. Hmm. We need also time to spend time on core academics. तो उसके लिए I think some of this paperwork should go down. That will really help to the to the professors. आपने क्या बोला था वो सर, वहाँ क्या इंस्टॉल करवाया था? सिंगल पार्टिकल ICP-MS अच्छा, जो उससे कि क्या होगा? बेसिकली इट कैन एनालाइज हैवी मेटल्स, और इट हम्म, कैन आल्सो हम लोग सिंगल पार्टिकल ICP-MS नैनो पार्टिकल्स को एज ए नैनो पार्टिकल डिटेक्ट कर सकता है. उन दिनों मेरे पास एक US EPA का प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोग नैनो पार्टिकल, नैनो सिल्वर वगैरह पे काम कर रहे थे, तो उसके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थी. हम्म।